सूरजगढ़ नामक एक छोटे से राज्य में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण वह अनाथ और अकेला पड़ गया था। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न ही कोई सहारा। वो एक पुरानी झोपड़ी में रहता था और छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। सूरजगढ़ के राजा विक्रम एक दयालु और धर्मपरायण शासक थे। उन्होंने गोपाल की दयनीय स्थिति देखी और उसे अपने राजमहल के बगीचों और खेतों में काम करने का अवसर दिया। समय बीतता गया और गोपाल बड़ा हो गया। वो मेहनती, ईमानदार और वफादार था। राजा विक्रम को उस पर अटूट विश्वास था। गोपाल राजमहल के कामों को अपने घर की तरह संभालता था। एक दिन राजा विक्रम ने गोपाल को अपने कक्ष में बुलाया और बोले, गोपाल, तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। एक अच्छी पत्नी तुम्हारा घर संभालेगी और तुम्हारा जीवन और सुखमय हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह मेरे सामने ही हो जाए, ताकि मैं तुम्हें सुखी देख सकूं। महाराज, आप मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं। बचपन से आपने मुझे पिता का प्यार और सहारा दिया। आप जो कहेंगे वही होगा। तुम्हें विवाह के लिए कोई लड़की पसंद है या मैं देखूं? महाराज, मैंने कोई लड़की नहीं देखी। मैंने विवाह की कभी सोची नहीं, लेकिन आपके आदेश पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है गोपाल, मेरे मन में एक सुशील और गुणी कन्या है, राधिका, जो पड़ोस के राज्य में है। उसका विवाह मैं तुमसे करवाऊंगा। और सुनो, विवाह का सारा खर्च मेरा राजकोष वहन करेगा। महाराज, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये उपकार नहीं है गोपाल, तुम मेरे पुत्र समान हो। एक पिता का सुख अपने बेटे को सुख देना ही होता है। अब तुम जाओ और विवाह की तैयारी करो। राजा विक्रम का एक पुत्र था, राजकुमार अर्जुन, जो ये बातें सुन रहा था। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? गोपाल तो आपका नौकर है। उसके विवाह का खर्च राजकोष से क्यों कर रहे हैं? आप उसे इतना बढ़ावा देंगे तो वो आपका अनादर करेगा। बचपन से आज तक आपने उसे पाला और उसका विवाह भी राजकोष से। ये तो हमारा धन लुटाने जैसा है। राजकुमार अर्जुन का गुस्सा देखकर भी राजा शांत रहे। राजकुमार अर्जुन ने मौका देखकर अपने असली मकसद की बात छेड़ी। पिताजी, अब आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है। आप मुझे महाराज बना दीजिए। मैं ही आपका एकमात्र पुत्र हूँ और इस राज्य का अगला वारिस। राजकुमार अर्जुन, अपनी जुबान संभालो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ वारिस होने से कोई राजा बन जाता है? तुम अभी नासमझ हो। तुम तो अपने मित्रों के साथ ऐशो आराम में डूबे रहते हो। अगर मैंने तुम्हें राजपाट सौंप दिया तो तुम इसे 2 दिन में बर्बाद कर दोगे। क्या आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं पिताजी? 2 कौड़ी के नौकर के पीछे आप मत भूलिए कि वह इस राज्य का एकमात्र नौकर है। राजकुमार अर्जुन, अपनी जुबान संभालो। गोपाल मेरा नौकर नहीं, मेरा पुत्र है। ये मेरा राज्य है, मेरा धन है। मैं जो चाहूं वो करूंगा। तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। और ये मत भूलो, जब मैं मृत्यु शैया पर था तब गोपाल ने ही मेरी दिन रात सेवा की थी। तुम तो अपने मित्रों के साथ ऐशो आराम में डूबे रहते थे। अब अपने और पराये की बात मत करो। पिताजी, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ और आप मेरी तुलना एक नौकर से कर रहे हैं। ये गोपाल बहुत चालाक है। एक दिन आपको मेरी बात याद आएगी। बस राजकुमार अर्जुन, अब एक और शब्द नहीं। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो स्वयं मेहनत करो। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
जब तक तुम सुधर नहीं जाते। राजा की बातें सुनकर राजकुमार अर्जुन आग बबूला होकर अपने कक्ष की ओर चला गया। उसका दिल अपमान की आग में जल रहा था। तभी राज्य का एक चालाक मंत्री धूर्तसेन, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, उसके पास आया। राजकुमार, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? मैंने सुना है कि महाराज ने आपसे कुछ कहा है। हाँ, पिताजी ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने मेरे सामने ही उस नौकर को अपना सच्चा बेटा बताया। क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूँ? क्या मेरा इस राजपाट पर कोई हक नहीं है? राजकुमार, शांत हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। ये तो सरासर अन्याय है। महाराज इतने सीधे हैं कि वो उस चालाक गोपाल की बातों में आ गए हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? पिताजी तो उस गोपाल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। राजकुमार, चिंता ना करें। गोपाल महाराज की आंखों पर पर्दा डाल रहा है। हमें तो बस वह पर्दा ही हटाना है। हमें महाराज को ये दिखाना होगा कि गोपाल एक लालची और बेईमान इंसान है। तो क्या करें? कैसे दिखाएं? राजकुमार, एक छोटी सी योजना है। यदि हम राजकोष से कुछ धन लेकर उसे चुपचाप गोपाल की कुटिया में रख दें तो क्या होगा? तो सब मानेंगे कि गोपाल ने चोरी की है। बिल्कुल सही। इससे गोपाल की सच्चाई सामने आ जाएगी और महाराज का उस पर से भरोसा उठ जाएगा। फिर वह अपने आप राजमहल से बाहर निकल जाएगा और आप अपनी सही जगह वापस पा जाएंगे राजकुमार। हाँ, ये सही है। यही करना होगा। मैं उस गोपाल को सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन बाद राजा विक्रम ने गोपाल का विवाह राधिका से धूमधाम से करवाया। राजमहल में उत्सव हुआ और गोपाल का जीवन राधिका के आने से और खुशहाल हो गया। वो बोला, राधिका, तुम्हारे आने से मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। अब मुझे अपना परिवार मिल गया। ये सब महाराज की कृपा है। वो मेरे लिए भगवान हैं। तुम भी उनका हमेशा सम्मान करना। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, जी, आप सही कहते हैं। महाराज बहुत दयालु हैं। लेकिन राजकुमार अर्जुन की जलन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे राजकोष से 1000 सोने की मोहरें चाहिए। इतना धन किस लिए? राजकुमार अर्जुन ने टालते हुए कहा, वो आप मत पूछिए, बस मुझे धन दे दीजिए। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी बुरी आदतों, शराब और जुआ के लिए धन चाहिए, है ना? मैं तुम्हें एक सिक्का भी नहीं दूंगा। मेरा धन यूं ही बर्बाद नहीं करने दूंगा। आप गोपाल के विवाह के लिए हजारों सोने के सिक्के खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने पुत्र के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये तो अन्याय है पिताजी। तुम जैसे पुत्र से तो अच्छा है कि मेरा कोई पुत्र ना होता। काश गोपाल ही मेरा असली पुत्र होता। पिताजी, आप मुझे एक नौकर के लिए इतना अपमानित कर रहे हैं। आप इस बात पर बहुत पछताएंगे। बाहर निकलो राजकुमार अर्जुन। जब तक तुम सुधर नहीं जाते तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राजकुमार अर्जुन गुस्से में पलटकर जाने ही वाला था कि तभी गोपाल वहां आ गया। उसने राजकुमार अर्जुन का गुस्सा देखा और घबराते हुए पूछा, राजकुमार, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? क्या हुआ? गोपाल को देखते ही राजकुमार अर्जुन का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगा जैसे गोपाल उसकी हार का मजाक उड़ा रहा है। तुम चुप रहो। मेरे और पिताजी के बीच में मत आओ। तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। तुम बहुत चालाक हो। राजकुमार अर्जुन गुस्से में वहां से चला गया। राजा का चेहरा दुख से भर गया था। उन्होंने गोपाल की ओर देखा, जो हैरान और दुखी था। गोपाल, उसकी बातों का बुरा मत मानना।
वो थोड़ा गुस्से में है। महाराज, आप ऐसा ना कहें। राजकुमार की बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप और राजकुमार सुखी रहें। गोपाल की बात सुनकर राजा का दिल भर आया। उन्होंने गोपाल को अपने सीने से लगा लिया। गोपाल, तुम्हें देखकर लगता है कि काश मेरा भी बेटा तुम्हारी तरह होता। राजकुमार अर्जुन का मन अब ईर्ष्या की आग में बुरी तरह जल रहा था। वो अपने कक्ष में गुस्से में टहल रहा था। मंत्री धूर्तसेन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मंत्री जी सही कह रहे थे। मेरे पिता की आंखों पर गोपाल ने पर्दा डाल दिया है। उसने तुरंत अपने एक खास नौकर को बुलाया और उसे एक गुप्त जगह पर ले गया। ये लो कुछ धन। तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें राजकोष से 500 सोने की मोहरें चुराने हैं और सुनो, उन्हें सीधे गोपाल की कुटिया में छुपा देना। जो आज्ञा राजकुमार। राजकुमार अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब बदले की भावना से भरा था। अब देखते हैं पिताजी, जब आपके सामने आपके प्यारे गोपाल की सच्चाई आएगी तब आप क्या करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह राजमहल में हड़कंप मच गया। राजकोष से 500 सोने की मोहरें गायब थीं। ये खबर बिजली की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा विक्रम ने अपने सभी सेवकों को इकट्ठा किया और पूछताछ शुरू की। ठीक इसी समय गोपाल वहां आया। उसने महाराज के चेहरे पर चिंता देखी और घबराकर पूछा, महाराज, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? गोपाल को देखते ही राजकुमार अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अरे, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? चोर तो खुद आकर पूछ रहा है। राजकोष से 500 सोने की मोहरें गायब हो गईं और तुम यहाँ ऐसे घूम रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिताजी, ये चोरी गोपाल ने ही की है। ये हमेशा राजकोष के आसपास मंडराता रहता था। आप इसे चाबी भी तो सौंपते थे। इसे आपसे इतना कुछ मिला है, पर इसका लालच कभी खत्म नहीं हुआ। राजकुमार अर्जुन, तुम चुप रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे गोपाल पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे और गोपाल के कक्ष की तलाशी लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले राजकुमार अर्जुन के कक्ष की तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर सैनिकों ने गोपाल की कुटिया की ओर रुख किया। जैसे ही उन्होंने कुटिया के अंदर कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां धन का ढेर पड़ा था। गोपाल पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। महाराज, ये धन मेरा नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझ पर भरोसा कीजिए महाराज। देखा पिताजी, मैं कब से कह रहा था कि गोपाल चोर है। आपने उस पर भरोसा किया और उसने आपके ही साथ विश्वासघात किया। राजा विक्रम ने एक भी शब्द नहीं कहा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने अपने ही बेटे के धोखे और अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति की बेगुनाही के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस किया। गोपाल रोते हुए बार बार यही कहता रहा, महाराज, मुझे नहीं पता ये धन मेरी कुटिया में कैसे आया। गोपाल, तुम जाओ। मैं सैनिकों को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अब तुम राजमहल में काम नहीं कर सकते। अगले दिन सारे राज्य में ये खबर फैल गई कि गोपाल ने राजकोष से चोरी की है। लोग उसे ताने मारने लगे। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। गोपाल और राधिका की हालत खराब हो गई। घर में राशन खत्म होने लगा। राधिका ने कहा, जी, अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम ठीक कहती हो राधिका।
मैं राज्य में काम ढूंढता हूँ। वो एक सेठ मोहनदास के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे काम चाहिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। ठीक है गोपाल, कल से तुम मेरे खेत में काम शुरू कर सकते हो। लेकिन तभी मोहनदास की पत्नी वहां आई और बोली, ये वही गोपाल है ना जिसने महाराज के साथ धोखा किया। इसे काम मत दो, ये फिर चोरी करेगा। गोपाल, माफ करना, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। मोहनदास के घर से निराश होकर गोपाल आगे बढ़ा। उसने सोचा कि शायद कोई साहूकार उसे अपने यहाँ काम दे दे। वो राज्य के सबसे बड़े साहूकार धनराज के पास गया। धनराज अपने पैसों के लिए जाने जाते थे। साहूकार जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं मेहनती हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए। साहूकार धनराज ने गोपाल को सिर से पांव तक देखा और फिर व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोले, गोपाल, तुम्हें काम चाहिए, वो भी मेरे पास? क्या मैं तुम्हें इतना मूर्ख दिखता हूँ? मैंने भी सुना है कि तुमने महाराज के राजकोष से चोरी की है। मैं अपने धन को किसी चोर के हाथों में नहीं रख सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। तभी अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़ी। वहां से राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तब गोपाल ने अपनी बेबसी और भूख को भुला दिया और भागा हुआ राजा के सामने चला गया। महाराज, मैं गोपाल हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राजा विक्रम ने उसे देख लिया था। उनका चेहरा एक पल के लिए पीड़ा से भर गया, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं। बिना कुछ कहे, बिना एक पल रुके, राजा की पालकी सीधी आगे बढ़ गई। गोपाल निराश होकर लौट आया। साहूकार के घर से अपमानित होकर और राजा से मुंह मोड़कर गोपाल अपनी कुटिया के बाहर उदास बैठा था। तभी एक साफ सुथरे कपड़े पहने आदमी उसके पास आया। गोपाल, तुम्हें सेठ मोहनदास ने बुलाया है। मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। गोपाल को हैरानी हुई। जिस सेठ ने उसे कुछ दिन पहले काम देने से मना किया था, आज उसी ने उसे बुलाया था। वो चुपचाप उस आदमी के पीछे चल दिया। सेठ मोहनदास अपने घर के अंदर बैठे थे। गोपाल ने देखा कि उनकी पत्नी दूर खड़ी उन्हें देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? हाँ गोपाल, तुम्हें काम पर रखने के लिए बुलाया है। तुम कल से मेरे यहाँ काम शुरू कर देना। गोपाल को पिछली बार का अपमान याद आ गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन मालकिन नाराज नहीं होंगी? पिछली बार। नहीं गोपाल, मेरी पत्नी अब नाराज नहीं होगी। और तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी पर रखने के लिए महाराज ने ही बोला है, सो मैं रख रहा हूँ। ये सुनकर गोपाल को एक गहरा सदमा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। तभी सेठ ने अपनी जेब से कुछ सोने की मोहरें निकाली और गोपाल के हाथ में रख दी। ये लो, तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होगा। इनसे तुम अपने और राधिका के लिए ढेर सारा राशन खरीद लेना। सेठ के शब्द और राजा की छिपी हुई दया देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। राजा ने उसे भूखा नहीं रहने दिया था। वो उन मोहरों को लेकर भागा और बाजार से खूब सारा अनाज और खाने का सामान खरीद कर लाया। घर पहुंचकर उसने राधिका को सारी कहानी सुनाई। राधिका भी ये सुनकर रोने लगी। अब उनका घर फिर से खुशियों से भर गया था। एक शाम
राजा विक्रम अपने कक्ष की ओर जा रहे थे कि उन्हें अपने पुत्र राजकुमार अर्जुन के कक्ष से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। राजा ने जिज्ञासावश दरवाजे के पास जाकर कान लगाया तो जो कुछ उन्होंने सुना उससे उनका दिल बैठ गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। गोपाल की कुटिया में धन रखकर हमने उसे फंसा दिया। अब तुम मोहनदास के घर जाओ और उसकी पत्नी का कीमती हार चुराकर गोपाल की कुटिया में रख देना। मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते ही राजा का शरीर गुस्से से कांप उठा। उनका चेहरा क्रोध और धोखे की पीड़ा से लाल हो गया। उन्होंने बिना सोचे समझे राजकुमार अर्जुन के कक्ष का दरवाजा खोला और गरजते हुए बोले, राजकुमार अर्जुन, तुम इतना नीचे गिर गए। मेरे ही राजकोष से चोरी करके तुमने गोपाल को फंसाया। ये मेरे राज्य का, मेरे परिवार और मेरे विश्वास का अपमान है। मैंने तुम्हें इतना प्रेम दिया और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि देखना तुम। राजकुमार अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अगले दिन राजा विक्रम ने सारे राज्यवासियों को राजमहल के दरबार में बुलाया। पूरा दरबार खचाखच भरा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं बल्कि गहरा दुख था। उनके एक तरफ राजकुमार अर्जुन, जिनका सिर शर्म से झुका हुआ था, दूसरी तरफ गोपाल और राधिका हैरान परेशान खड़े थे। राजा ने खड़े होकर अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। आज मैं आप सबके सामने एक सच बताना चाहता हूँ, जिससे मेरे सिर और राज्य की इज्जत पर भी दाग लगा है। गोपाल निर्दोष है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। राजकोष से चोरी मेरे अपने ही पुत्र राजकुमार अर्जुन ने कराई थी। उसने ही गोपाल को फंसाने के लिए राजकोष से धन चुराकर उसकी कुटिया में रखवाया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने फिर गोपाल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब शर्म और पश्चाताप था। मैं तुमसे और इस राज्य के लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हारी बेगुनाही पर शक किया। आज मैं सबके सामने ऐलान करता हूँ कि तुम इस राज्य के सबसे ईमानदार और सच्चे इंसान हो। बेटा, मैं तुम्हें अपने राज्य की 5 एकड़ उपजाऊ भूमि देता हूँ। अब तुम्हें कभी किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। राजा विक्रम ने एक पल के लिए राजकुमार अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजकुमार अर्जुन, तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें 10 वर्ष के लिए इस राज्य से निष्कासित करता हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। तभी गोपाल आगे आया और हाथ जोड़कर राजा के सामने झुक गया। महाराज, आपसे विनती है, राजकुमार को क्षमा कर दीजिए। राजा ने गोपाल की ओर देखा। गोपाल, ये तुम्हारा बड़प्पन है, पर मेरे बेटे, न्याय के लिए सजा जरूरी है ताकि वह अपनी गलती को समझ सके। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।